स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है कुमार। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर मैं क्या क्या करा चुका हूँ एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं, फिर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास के अंदर मैंने आपको एक एक करा दिया है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और इकोनॉमिक्स के प्रकार कितने हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक मैंने बता दिए हैं कितने प्रकार के होते हैं। और इसके साथ ही मैंने आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पढ़ा दिया है कि ये कौन जारी करता है। पहली बार 1990 में आया था और इसको जारी करने वाली संस्था यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और भारत की रैंक इसकी 134 है 193 में से। वहीं मैंने खुशहाली यानी कि हैप्पीनेस के बारे में बता दिया था। और अगर मैं हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करूं तो भारत की रैंक हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर है 126, टोटल 143 देशों के अंदर से। और साथ में मैंने नेशनल इनकम के लिए एक स्पेशल क्लास के लिए बोला था, जो कि अभी रिकॉर्ड होएगी इससे अगली क्लास के बाद। फिर मैंने आपको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा दिया था कि टोटल पंचवर्षीय योजनाएं कितनी आई हैं। 12 आई हैं। 1951 से लेके 1991 तक 7 पंचवर्षीय योजना रही हैं। और उसका जो 1991 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था जो एक बंद अर्थव्यवस्था थी, उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था ओपन हो जाती है, यानी कि एलपीजी रिफॉर्म्स आ जाते हैं। लास्ट पंचवर्षीय योजना जो थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो कि आपकी 2012 से 17 तक चलती है। इसके बीच में आपका 2015 के अंदर नीति आयोग आ जाता है, जो कि जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और इसकी घोषणा होती है 15 अगस्त 2014 को लाल किले से। फिर मैंने उसके बाद आपको कृषि के बारे में बताया कि लगभग भारत में 70% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं और कृषि का जो योगदान है हमारी जीडीपी में वो मात्र 17 दशमलव कुछ प्रतिशत है। सबसे ज्यादा योगदान हमारी जीडीपी के अंदर है आपका सर्विस सेक्टर का, जो कि तीसरा सेक्टर है। अब इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर मैं कराने जा रहा हूँ आपको हरित क्रांति। हरित क्रांति जो थी, हरित क्रांति को लाने का श्रेय मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक वो थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे, उनको दिया जाता है। इन्हें हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। अगर मैं बोलूं विश्व में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाएगा, तो आप कहोगे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहेंगे। कृषि में हरित क्रांति की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए सरकार ने एक विशेष डाक टिकट गेहूं क्रांति जारी किया। कब किया था? ठीक है। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो हरित क्रांति का नामांकन विलियम गॉड द्वारा किया गया। अब देखो, विलियम गॉड के द्वारा ही क्यों किया गया है ये, क्योंकि इसके जो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो गॉडगिल मॉडल पे थी। तो एक तरीके से ये उनके नाम को सुचारू रूप से देने के लिए कहा गया है। फिर अगर आगे दे, भारत में हरित क्रांति के जनक को किसको कहा जाता है? वो डॉक्टर स्वामीनाथन। ठीक है। अभी मैंने आपको स्वामीनाथन जी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, और वो कुछ इस प्रकार रहेगा कि डॉक्टर स्वामीनाथन जो थे ये 1925 में पैदा हुए थे और 28 सितंबर 2023 को इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि स्वर्गवास हो गया। भारत में हरित क्रांति के जनक या पितामह कहे जाते हैं ये। ठीक है। और इनको किन कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं अभी तक? तो इनको जो पुरस्कार मिले हैं उनमें सबसे पहले जो आता है, इनको 1967 में मिलता है पद्मश्री पुरस्कार। उसके बाद इनको मिलता है 1972 में मिलता है पद्म विभूषण। देन 1989 में मिलता है इनको पद्म विभूषण। चौथा पुरस्कार जो इनको मिलता है वो रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है, जो इनको 1971 में ही मिलता है। बट अगर मैं बोलूँ इनको भारत का क्या सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो आप कहोगे जी नहीं, भारत का सर्वोच्च सम्मान इन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो और इनको 1987 में बोरलोग पुरस्कार मिलता है। अब देखो, बोरलोग पुरस्कार के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो बोरलोग पुरस्कार है ये आपका डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के ऊपर आधारित है, क्योंकि उनको विश्व में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। तो ये जो पुरस्कार होता है ये 1970 में शुरुआत होता है, बट हमारे डॉक्टर स्वामीनाथन जी को ये 1987 में प्राप्त होगा। और ये पुरस्कार किन लोगों को मिलेगा? कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को, शोधकर्ताओं को, या फिर किसानों को ये पुरस्कार दिया जाता है। होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हरित क्रांति को पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। तो चलिए अब हरित क्रांति पे वापस चलते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार है कि तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो डॉक्टर स्वामीनाथन जी हैं। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। प्रथम हरित क्रांति के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ और द्वितीय हरित क्रांति ने स्थायी आजीविका सुरक्षा प्रदान करना था। अब देखो, जो हरित क्रांति थी ये दो फेजों में आती है।
एक 1967 से 68 के पहला फेज चलता है इसका 20 सालों तक, जो कि लगभग 1980 के बीच में चलता है। फिर उसके बाद जो दूसरा फेज था वो 1980 के बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। प्रथम हरित क्रांति का जो क्षेत्र था वो आपका पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जबकि द्वितीय हरित क्रांति का जो क्षेत्र था वो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश या पूर्वी उत्तर क्षेत्र था। अगर मैं भारत को इस प्रकार डिवाइड करूं तो पहली जो हरित क्रांति थी वो इस एरिया पे ज्यादा फोकस थी। ठीक है, पर जो दूसरी हरित क्रांति आती है वो हमारे इस एरिया की तरफ ज्यादा फोकस करती है। ठीक है, अब हरित क्रांति में उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों का अहम भूमिका थी, जिनको हम क्या कहते हैं, हाई यील्ड वैरायटी, HYVV सीड्स। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों का प्रयोग किया गया था, तो आप क्या कहोगे, हाई यील्ड वैरायटी HYV का प्रयोग हुआ था। अब इसके बाद बात आती है कि हरित क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण फसलें कौन सी थी, तो आप कहोगे हरित क्रांति में सबसे सर्वाधिक प्रभाव फसल गेहूं, चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा रहा। यानी हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा दो फसलों को सबसे ज्यादा हुआ था, एक गेहूं, एक चावल। इनका उत्पादन बहुत तीव्र गति से बढ़ा। हरित क्रांति को नई कृषि युक्ति भी कहा गया। युक्ति का मतलब होता है प्लानिंग एक तरीके से, या फिर आप कह सकते हो चाल। द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि में समग्र विकास तथा वर्ष 2015 तक कृषि उत्पादों में को दुगना करना। यहाँ पर आपकी हरित क्रांति खत्म हो जाती है। बट देखो, हरित क्रांति से मोटा मोटा आपको क्या याद रखना है, हरित क्रांति से मोटा मोटा आपको 3 से 4 चीज याद करनी है। पहला, विश्व में इनके पितामह किसे कहा जाता है, वो कहा जाएगा डॉक्टर बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाएगा। भारत के अंदर हरित क्रांति के पितामह किसको कहेंगे, आप कहोगे डॉक्टर स्वामीनाथन जी को कहेंगे। ठीक है, स्वामीनाथन जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, इनको पद्मश्री मिला है, भूषण मिला है, विभूषण मिला है। बट क्या इनको भारत रत्न मिला है, जी इनको भारत रत्न नहीं मिला है। इनको ये पुरस्कार, इनको बोरलॉग पुरस्कार मिला है 1987 में। ठीक है, और बोरलॉग पुरस्कार जो होता है किसके लिए दिया जाता है, ये 1970 में स्टार्ट हुआ था, और कृषि कृषि शोधकर्ता, कृषि वैज्ञानिक और किसानों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। बाहर जो कृषि, यानी कि मैं कहना चाहूँ हरित क्रांति में सबसे ज्यादा फायदा कौन सी फसल ने फायदा उठाया, गेहूं ने और चावल ने। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड। अब देखो, ऑपरेशन फ्लड को शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक ही पढ़ा दूं कि ऑपरेशन फ्लड जो था ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसलिए इसे प्रमुख सूत्रधार कहा गया है, जिन्होंने विश्व में सबसे बड़े समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। विश्व क्रांति को गति प्रदान करने के लिए 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने ऑपरेशन फ्लड की क्या करती है, शुरुआत की, प्रारंभ किया। आरंभ में ये 10 राज्यों में रहता है। ठीक है, और अभी तक ऑपरेशन फ्लड के 3 चरण आ चुके हैं, और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, करनाल, हरियाणा में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत का राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, वो हरियाणा के करनाल में स्थित है। कब स्थापित हुआ था, 1955 में स्थापित किया गया था। अब देखो, ऑपरेशन फ्लड से आपको मोटा मोटा क्या याद करना है कि ये 1970 में शुरुआत होती है इसकी। ठीक है, और कौन करते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसे प्रमुख होते हैं। शुरुआत में कितने राज्यों में चलता है, 10 राज्यों में चलता है। ऑपरेशन फ्लड को किस नाम से जाना जाता है, श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब देखो, इस बुक में फर्टिगेशन के नाम से तो बहुत छोटा ही डेटा दे रखा है, बट मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगा। फर्टिगेशन ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें पोषक तत्व सिंचाई के माध्यम से फसलों को प्राप्त होते हैं, फर्टिगेशन। ठीक है, और अगर मैं फसल की बात करूं तो फसलों के अंदर जो खरपतवार पैदा हो जाती है उसको खत्म करने के लिए एक एक दवाई यूज होती है जिसका नाम है 2,4-D। ये क्वेश्चन पेपरों के अंदर आ चुका है कि 2,4-D जो कीटनाशक वाली दवाई है ये किसके लिए प्रयोग होती है, ये खरपतवार को खत्म करने के लिए प्रयोग होती है। अब आगे चलते हैं कि एमएसपी क्या है। एमएसपी ये वह न्यूनतम मूल्य है जिस दर पर सरकार किसानों से फसलों को खरीदती है, चाहे बाजार में फसल का मूल्य हो कोई भी मूल्य हो। देखो, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट है वो डिसाइड कर देती है रेट कि भाई इतने रुपए लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं गेहूं की बात करूं तो मैं गवर्नमेंट हूँ, मैंने 5 रुपए डिसाइड कर दिए, तो बाजार में अगर ये 2 रुपए की बिक्री हो तब भी गवर्नमेंट कितनी खरीदेगी, 5 रुपए की खरीदेगी इसे। और हाँ, ऐसा कभी नहीं होता कि बाजार में ये चीज 10 रुपए की बिक रही हो बहुत, क्योंकि एमएसपी हमेशा
आपके बाजार से थोड़ा ऊपर ही रहता है। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। यह वर्ष 1966 से 67 में पहली बार कब लागू, किस पे लागू होता है? गेहूं पे। देखो, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं एमएसपी जो है कब लागू हुआ, 1966-67 में लागू हुआ। पहली फसल किस कौन सी थी? गेहूं थी। ठीक है। और कृषि लागत एवं मूल्य लागत वर्षों में दो बार खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? लागू किया जाता है। भारत सरकार का आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडल समिति 22 मुख्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। अब देखो, सबसे पहले एमएसपी जो है 1966-67 में लागू हुई। पहली फसल गेहूं थी। अब कुल कितनी फसलों पे दिया जाता है? 22 फसलों पे दिया जाता है। ठीक है। कल न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। अब चलते हैं CACP, यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, यानी कि एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन। यह वर्ष 1965 में भारत सरकार ने इसकी घोषणा की और पहले इसका नाम क्या था? कृषि मूल्य आयोग था। और यह आयोग विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए उनके मूल्यों का सलाह देता था। ठीक है। अब चलते हैं KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना का मुख्य शुरू ये कब हुई थी? 1998 शुरू 98 में शुरुआत होती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को संगठित बैंकिंग प्रणाली से लचीले व कम खर्चीले तरीके से पर्याप्त और सहायतापूर्ण समयानुसार ऋण प्राप्त करना। मतलब किसानों को सबसे पहले अगर किसान नॉर्मल बैंक में जाता था तो बहुत परेशानी होती थी और जल्दी लोन मिल भी नहीं पाता था। तो ये एक ऐसी ऐसी योजना थी जो किसानों को बहुत कम खर्चे पर लोन प्राप्त करा देते थे। क्या नाम है? किसान क्रेडिट कार्ड। अब ये जो क्रेडिट कार्ड है ये आता है आपका 2004 के बीच में। तो किसान क्रेडिट कार्ड की जो स्थापना होती है वो 1 जनवरी 2004 में। अब देखो, मैं अगर मोटा मोटा समझाऊं तो किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है ये आई है 1998 में। पर किसानों को क्रेडिट कार्ड जो दिए हैं, जो डिजिटली फॉर्म में उनके हाथों में दिए गए थे, वो थे क्या? 2004 में। ठीक है। अब चलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी कृषि विपणन। अब देखो, यहाँ पे एक चीज आई है, ट्राइफेड। भारत सरकार ने 1987 में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विभाग संघ, यानी ट्राइफेड की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय लोगों को स्थानीय के शोषण से बचाना है तथा उन लोगों के लघु उत्पादों के लिए उपयुक्त मेहनताना प्रदान करता है। देखो, मोटा मोटा बताऊं तो ट्राइफेड जो था ये भारत के आदिवासी लोगों के लिए बनाया गया था स्पेशली, कि वो आदिवासी लोग जो भी उत्पाद बना, जैसे लकड़ी की टोकरी, ठीक है, लकड़ी के खिलौने, ये सब जो था वो ट्राइफेड के माध्यम से उचित कीमत पर मार्केट में बेच पाए। और उनको संरक्षण कौन देता था? ट्राइफेड उनको संरक्षण देता था। ठीक है, ये था। इसके बाद नाफेड की बात होती है। नाफेड कौन है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग, नाफेड, यानी कि राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। नाफेड की स्थापना 1958 में होती है। तो यहाँ पर ये खत्म हो जाता है आपका नाफेड भी। सहकारी बैंकों के ऊपर, अब सहकारी बैंक, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि आपका जो नाबार्ड था, नाबार्ड है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को होती है। ठीक है। और कब कौन सी समिति करवाती है? शिव रमन समिति द्वारा इसकी सिफारिश की गई है। और यह कृषि ग्रामीण विकास ऋण हेतु उपलब्ध कराने का शीर्षक संस्था है। यानी कि किसानों के लिए जनरली ऋण उपलब्ध कराने की एक शीर्षक संस्था है। और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास, अब देखो नाबार्ड तो इतना ही है। इसमें नाबार्ड में आपको क्या याद रखना है कि नाबार्ड की जो शुरुआत होती है वो 12 जुलाई 1982 को होती है। ठीक है। और कौन सी समिति के द्वारा? शिव शिव रमन समिति द्वारा। ठीक है। अब चलते हैं आरआरबी की तरफ। आरआरबी यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, यानी रूरल, हाँ, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, यानी रूरल रीजनल बैंक, आरआरबी। इसकी स्थापना होती है आपकी हमारे गांधी जी के बर्थडे पर, जो कब है? 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना होती है। और गांधी जी का बर्थडे कब आता है? 2 अक्टूबर को। ठीक, गांधी जयंती जिसे नाम से बोलते हैं। तो 2 अक्टूबर 1975 में आरआरबी की स्थापना होती है। और ये किस समिति के द्वारा होती है? ये होती है नरसिम्हन समिति द्वारा। ठीक है। और अगर मैं आपको मोटा मोटा पहली आरआरबी कौन थी, वो था आपका प्रथमा बैंक। प्रथमा बैंक। ठीक है। और अगर मैं बताऊं आरआरबी जो एक ग्रामीणों में स्पेशल बैंक खुलते थे, इनमें 100% में से जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी वो 50% कैपिटल डालती थी।
35% कैपिटल कोई बड़ा बैंक डालता है, ठीक है, और बची 15% जो कैपिटल है वो डालता है आपका एक स्टेट बैंक, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। और ठीक है, इतना आई थिंक बहुत है आरआरबी के लिए कि इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 में होती है, नरसिंहम समिति में होती है। पहला बैंक जो खुलता है प्रथमा बैंक खुलता है, जो कि जो जिसमें जिसमें किसका शेयर होता है, 35% शेयर होता है आपका पीएनबी बैंक का, ठीक है। आपको होप सो आपको इस समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं राष्ट्रीय कृषक आयोग। इस आयोग का जो गठन होता है 2004 में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया है, और इसका मुख्य कार्य था कृषि क्षेत्र के विकास, कृषि क्षेत्र की संस्थाओं, समस्याओं आदि के उपायों के लिए पता करना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आ गया मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं समझाऊंगा हम मेरे नोट्स से कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है, और डिस इन्फ्लेशन क्या होता है। तो चलो हमारे नोट्स के ऊपर चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल ही होता है महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि महंगाई, ठीक है। अब देखो, अगर मैं समझाऊं कि इन महंगाई का मतलब क्या होता है जी, इन्फ्लेशन का सिंपल सा शब्दों में मतलब है कि चीजों के दाम में बढ़ोतरी हो जाना। कि आज एक चॉकलेट 10 रुपए की बिक रही है तो कल वो 15 रुपए की बिक रही है। तो हमारी जो मुद्रा है, जो हमारा पैसा है, वो कमजोर हो गया, जिसके कारण 10 की चीज कितने में बिकने लग गई, 15 में बिकने लग गई। अब महंगाई क्यों होती है भाई, देखो क्यों बढ़ती है। महंगाई बढ़ती है जब डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। मान लो मेरे पास 5 चॉकलेट्स है, बट लेने वाले जो है मेरे पास 15 लोग हैं। तो मैं 5 चॉकलेट इनके हाईएस्ट प्राइस पे ही तो बेचूंगा, कि इन 15 में से जिन 5 लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा वो इन 5 चॉकलेटों को ले लेंगे। तो जब डिमांड बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है, ठीक है। और अगर मैं आगे बोलूं, जब किसी चीज की मेकिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, मेकिंग कॉस्ट से यहाँ पे मतलब क्या है कि उसको बनाने के जो खर्चा, पहले मैं जो एक चॉकलेट बना रहा था उसको बनाने के लिए मेरे 2 रुपया खर्च होता था और मैं उसे 5 में बेचता था। बट आज मेरे चॉकलेट में 3 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो क्या आज भी मैं उसे 5 में बेचूं, जी नहीं। आज मैं उसे 6 रुपए में बेचना चाहता हूँ। तो इसलिए महंगाई बढ़ती है। फिर उसके बाद था गवर्नमेंट जब ज्यादा नोट छाप देती है, जब गवर्नमेंट बहुत सारे नोट मार्केट में सर्कुलेट कर देती है, तो लोगों के पास पैसा आ जाता है, जिससे वो ज्यादा चीजें खरीदते हैं और महंगाई बढ़ने लग जाती है। और इसकी और दूसरी चीज अगर मैं बताऊं कि लोगों के इनकम में वृद्धि हो जाती है। एक इंसान पहले 10,000 रुपए कमाता था, तो वो नॉर्मल कपड़े खरीदता था 350 रुपए वाली शर्ट, पर जैसे ही उसकी सैलरी 30,000 रुपए हो जाती है, तो वो 350 वाली शर्ट खरीदना पसंद करेगा, जी नहीं। वो सीधा बोलेगा मुझे तो 800 रुपए वाली शर्ट दो। तो ठीक है, तो इसलिए भी एक महंगाई का कारण होता है। तो ये तो हुआ आपका इन्फ्लेशन। फिर आता है डिफ्लेशन। यानी डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, मुद्रा संकुचन। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, ये एकदम इसका उल्टा होती है। यहाँ पे चीजें बढ़ रही थी, यहाँ पे चीजें क्या होती थी, घटने लग जाती है। यानी कि वस्तुओं के दाम में कमी होने लग जाती है, किससे, डिफ्लेशन से। फिर अब ये क्यों होती है भाई, यहाँ पर जब आपकी डिमांड बढ़ रही तो महंगाई हो रही थी, बट यहाँ पे जब डिमांड घटती है तो आपकी डिफ्लेशन, यानी कि चीजों के दामों में कमी हो जाती है, कमी होती है। मेरे पास 5 चॉकलेट थी बट खरीदने वाले खाली 2 ही हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको कम सस्ते में ही तो बेचने की कोशिश करूंगा। देन बाजार में सामान ज्यादा पर खरीदने वाले की कमी, ठीक है। जब बाजार में खरीदने वाले के पास ही 20 रुपए है तो वो 25 रुपए की चीज को कैसे खरीद सकता है, तो मैं उसे सस्ता करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। फिर लोगों के इनकम में कमी। जब लोगों की इनकम बढ़ रही थी तो महंगाई हो रही थी, जब लोगों की इनकम कम हो जाती है तो इनका अपोजिट डिफ्लेशन यानी कि संकुचन होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने अभी तक इन्फ्लेशन बता दिया है, चीजों में महंगाई, चीजों की कीमत में वृद्धि। उसके बाद मैंने आपको डिफ्लेशन बताया, चीजों की कीमत में कमी। अब देखो, जब डिफ्लेशन होता है तो क्या सरकार करती है इसको, मतलब ठीक करने के लिए सरकार क्या करती है, उसे कहते हैं पुनः पुनः मुद्रास्फीति, यानी कि रिफ्लेशन। अब देखो, सबसे पहले सरकार इसमें क्या करेगी, जब बाजार जब सरकार और बैंक इकोनॉमी को फिर से तेजी लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें जो होती है इकोनॉमी स्लो हो चुकी है। स्लो होने का मतलब ये है कि आपकी चीजें सस्ती हो गई हैं। तो सबसे पहले वो इंटरेस्ट रेट कम कर देगी। जो लोग जो लोन ले रहे थे, एक इंसान अगर लोन 100 रुपए का लोन ले रहा था तो उस टाइम 8 रुपए चल रही थी इंटरेस्ट रेट, ठीक है, 8%। तो गवर्नमेंट इसको घटा के 6% पे कर देगी। तो देखो, पहले 8 यानी 2 रुपए का उसको फायदा हो रहा है ना, ये 2 रुपए क्या करेगा वो इंसान, खर्च करेगा, जिससे कि
डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो चीज़ों के दाम वापस बराबर आने लगेंगे। देन क्या करेगी सरकार? उसके बाद सरकार ज़्यादा पैसा खर्च करती है, जैसे सड़कें, पुल, हॉस्पिटल के ऊपर, जिससे कि इनको बनाने के लिए लोगों को क्या मिले? रोजगार मिले, उनके हाथों में पैसा जाए, और फिर वो क्या करें? डिमांड को बढ़ाएं। और सरकार इन टैक्स कम करने लग जाती है हर चीज़ों के ऊपर से। ठीक है, अब देखो, अगर इकोनॉमी के अंदर यानी अर्थव्यवस्था के अंदर महंगाई ज़्यादा आई पड़ी तो सरकार क्या करेगी? महंगाई की स्थिति में सरकार करती है जिसको कहते हैं हम डिसइंफ्लेशन। ठीक है, इसको इसको क्या कहते हैं? डिसइंफ्लेशन कहते हैं इसे। इसमें देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, नोट ज़्यादा छाप रही है सरकार, तो यहाँ पे नोट कम छापेगी सरकार। यहाँ पे लोगों के ऊपर क्या लगाएगी? इनकम बढ़ रही है तो लोगों पर टैक्स बढ़ा देगी। ठीक है, जब मंदी थी तो सरकार क्या कर रही थी? इंटरेस्ट रेट कम कर रही थी। अब महंगाई है तो सरकार क्या करेगी? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। तो इसको कहते हैं डिसइंफ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति। अब इस टॉपिक के ऊपर चलेंगे आपको, तो आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा कि महंगाई किस प्रकार काम करती है। यानी इन्फ्लेशन यानी चीजों की कीमतों में होने वाली वृद्धि। यह वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें क्या हो गई? बढ़ जाती हैं। देखो, दूसरे शब्दों में वह अवस्था होती है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि हो जाए। यानी कि 5 वस्तुएं पड़ी हैं बट खरीदने वाले 10 लोग हैं, और 10 के में से 10 लोग अगर डिमांड करेंगे तो ये अपने आप 5 रुपए की कीमत वाली वस्तुएं महंगी होने लग जाएंगी। इसे क्या कहा गया? मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कहा गया है। फिर इसके प्रभाव क्या होते हैं? सबसे पहले उत्पादक वर्गों को फायदा होता है कि मैं तो 5 चॉकलेट बना रहा था, पहले मैं 5 रुपए में बेचता, बट अब मैं बेचता हूँ 7 रुपए में, तो मेरे को फायदा हो रहा है। उत्पादक यानी जो उसको चॉकलेट को बना रहा है। और जैसे कृषक, व्यापारी और उद्योगपतियों को महंगाई बढ़ने से फायदा होता है। ऋण को लाभ तथा ऋणदाता को हानि होती है। अब देखो, ऋणी जिसने लोन ले रखा होता है उसको तो फायदा होगा, बट जिसने लोन दिया है उसको नुकसान होता है। निश्चित आय वाले लोगों को क्या होती है? हानि होती है। देखो, पहले निश्चित आय वाले लोगों को हानि कैसे हुई? पहले 10,000 रुपए की मैं कीमत, पहले मैं 10,000 रुपए कमाता था, उसमें से 100 रुपए में मेरी सारी सब्जियां आ जाती थी 5 प्रकार की, बट अब महंगाई के कारण उसी 100 रुपए में 2 सब्जियां ला पाता हूँ। तो खुद बताओ, मेरी निश्चित आय में मेरे को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? महंगाई से नुकसान हो रहा है। ठीक है, जब परिवर्तित आय वाले वर्ग को लाभ होता है। ठीक है, जबकि परिवर्तित, जिसकी आय चेंज होती रहती है, आज 10,000 कमा रहा हूँ, कल 15,000 कमाऊंगा, फिर 25,000 कमा रहा हूँ, फिर 10,000 पे आ गया, इसको फायदा होता है। समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती हैं कि जो अमीर लोग हैं वो अमीर ही हो जाते हैं, और जो गरीब हैं वो गरीब ही रहेंगे। धनी वर्ग और ज्यादा धनी हो जाते हैं, और निर्धन वर्ग और ज्यादा निर्धन हो रहेंगे। व्यापार संतुलन के विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि आयात में वृद्धि तथा निर्यात में क्या हो जाएगी? कमी हो जाती है। अब मुद्रास्फीति के नियंत्रण करने के उपाय। सबसे पहले संतुलित एक बजट बनाया जाएगा सरकार द्वारा। सार्वजनिक खर्च जैसे कि मैंने बोला, गवर्नमेंट खर्च करेगी पुल बनाने पे। ठीक है, उसके बाद रोड बनाने पे, जैसे लोगों रोड बनाने पे सार्वजनिक खर्च पे नियंत्रण करेगी यहाँ पे, यानी जो खर्चा गवर्नमेंट कर रही है उसे कम करेगी। यहाँ पे प्रगतिशील करारोपण, यहाँ प्रगतिशील करारोपण का मतलब है कि आपकी जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके कर की रेट भी बढ़ती जाएगी। 5 लाख रुपए पे 0, 10 लाख रुपए पे 10%, फिर 15 लाख रुपए पे 25% की इंटरेस्ट दो हमें, यानी इंटरेस्ट सॉरी, यानी कि आप टैक्स दो हमें। इसके बाद है बचत को प्रोत्साहित करना। बचत को प्रोत्साहित करने की कोशिश करेगी सरकार। नोट, भारत में पहले मुद्रास्फीति की गणना केवल थोक मूल्य सूचकांक यानी कि के आधार पर की जाती थी, पर लेकिन 2014 के बाद यह थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनों पर होने लगी। देखो, 2014 से पहले जो महंगाई कैलकुलेट होती थी वो थोक मूल्य सूचकांक पे होती थी, पर 2014 के बाद ये थोक मूल्य सूचकांक के साथ साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और ये है होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन दोनों पे एक साथ होने लगी। अब बढ़ते हैं मुद्रा अविस्फीति या मुद्रा संकुचन या डिफ्लेशन। अब देखो, मैंने डिफ्लेशन के बारे में आपको क्या पढ़ाया था, एक बार उसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं जिससे ये समझने में हमें आसानी हो। तो मैंने डिफ्लेशन के बारे में आपको पढ़ाया था, चीजों के दाम क्या होंगे? कम हो जाएंगे, डिमांड में कमी हो जाएगी, बाजार में सामान को खरीदने वाले कम लोग रहेंगे, मतलब, और लोगों के पास पैसा नहीं होगा।
अब हम चलते हैं अपनी डिफ्लेशन के इस टॉपिक के ऊपर। तो देखो, यह मुद्रास्फीति की विपरीत अवस्था है, जिससे मुद्रा और मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं की और सेवाओं का मूल्य क्या हो जाएगा, घट जाता है, वस्तुओं का मूल्य घट जाता है। मुद्रा संकुचन को रोकने का काम सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी। अब सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी का मतलब है सरकार पुल बनाएगी, ठीक है, रोड रोड बनवाएगी नए नए, जिससे लोगों लोगों को रोजगार मिले, उनके पास पैसा आए और फिर वो डिमांड में वृद्धि कर सके। और करारोपण में कमी, यानी कि टैक्स सरकार क्या कर देगी, कम कर देगी। इंटरेस्ट जो सरकार ले रही थी लोगों के लोन के ऊपर, वो कम कर देगी। ठीक है, अब इसके अगले बिंदु पर देखते हैं। फिर ये देखो, ऋणों का भुगतान निर्यात में। अब देखो इसके कुछ फायदे, मतलब इस मुद्रा डिफ्लेशन के कहाँ कहाँ फायदे होते हैं। इसके जो फायदे होंगे आपके, सबसे पहले आपका जो फायदा होता है वो होता है निर्यातों में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि हमारी चीजें सस्ती हैं और आयातों में क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है। पूर्ति का नियंत्रण हो जाता है और ऋणों का भुगतान। देन अब आता है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके मूल्य में वृद्धि का प्रयास किया जाता है, क्योंकि मंदी आई पड़ी है। ऐसी स्थिति मंदी से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और दूसरे शब्दों में सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप होता है, के माध्यम से मतलब मंदी को सुनिश्चित यानी उसे कम करना। फिर आता है डिसइन्फ्लेशन, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे है कि महंगाई आई पड़ी, तो गवर्नमेंट यहाँ क्या करेगी, इसके अंतर्गत सब यह क्रियाएं व उपाय हैं जो मुद्रास्फीति यानी महंगाई के वेग को रोकने के लिए किया जाता है। यहाँ पर डिसइन्फ्लेशन की देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए होती है और मुद्रा संकुचन देश की हानि होती है। यानी कि देखो, अगर देश के अंदर थोड़ी थोड़ी महंगाई चल रही है 3% या 5% तो ठीक है, बट बहुत ज्यादा महंगाई भी ठीक नहीं होती। अब आता है अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब होता है यह अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में होने वाले घटाव को अवमूल्यन कहते हैं। जैसे कि आज से 2014 में हमें 65 रुपये पर हमें $1 मिलता था, बट आज हमें यही लगभग 79 रुपये में $1 मिल रहा है। तो देखो, हमारा जो पैसा है पहले 65 रुपये में मिल रहा था, अब 79 में मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा पैसा कमजोर होता है, इसे कहते हैं अवमूल्यन। अब तक की भारतीय मुद्रा कितनी 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में, तीसरी बार 1991 में। 1991 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 2 चरणों में हुआ। अब स्टैगफ्लेशन क्या होता है यह, ठीक है, स्टैगफ्लेशन जब कभी कभी मुद्रास्फीति यानी महंगाई के साथ साथ मंदी भी आ जाए, उस अवस्था को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति की उच्च दर तथा बेरोजगारी की उच्च दर के एक साथ हो जाए तो उसे अवस्था को स्टैगफ्लेशन। अब देखो, स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि एक इकोनॉमी में 0% की ग्रोथ, यानी कि मैं बोलता हूँ उस इकोनॉमी में 5% की महंगाई दर चल रही है और बेरोजगारी दर भी क्या हो गई, 5%, तो क्या ग्रोथ होगी, इसमें जीरो ग्रोथ होने वाली है। ठीक है, बट अगर एक इकोनॉमी में 5% की महंगाई है और बेरोजगारी की दर 7% है, यानी इससे ज्यादा है 5 से, तो वो मंदी की तरफ चली जाएगी, ठीक है, नेगेटिव में चली जाएगी। और एक एक इकोनॉमी में 5% की महंगाई दर है और रोजगार जो मिल रहा है लोगों को, वो मिल रहा है आपके 2% लोगों को, ये तो एक तरह से ठीक है, बराबर होंगे तो 0% की ग्रोथ होगी। ठीक है, अब कुछ मुद्राओं के बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहले आती है हवाला। सबसे पहले पहले कौन सी आएगी आपकी, हवाला आएगी सबसे पहली। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। काली मुद्रा, ठीक है, वह मुद्रा जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता, ब्लैक मनी कहलाती है। सस्ती मुद्रा, ऐसे देश की मुद्रा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सरलता से उपलब्ध हो जाए। ठीक है, फिर कठोर मुद्रा यानी हार्ड मनी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। यह मुद्रा प्राय विकसित देशों के पास होती है, जैसे US डॉलर, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का यूरो। सॉफ्ट करेंसी, वह करेंसी जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। ठीक है, फिर आती है हॉट करेंसी यानी गर्म मुद्रा, ऐसी मुद्रा जिसे शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो। फिर वित्तीय ग्राह्य मुद्रा, जिस मुद्रा का भुगतान करने पर लेने वाला कानूनी तौर पर स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। भारत में
भारत में लीगल करेंसी कौन सी है? रुपया है। ये यहाँ पर इसका इसका जो शब्द है, इस टर्म को आप इंग्लिश में पढ़ो, इसका नाम है लीगल करेंसी। तो भारत के अंदर लीगल करेंसी है, यूएसए के अंदर यूएस डॉलर उनकी लीगल करेंसी है। आप अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर उनका पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। बांग्लादेश की बात करें तो उनका टका उनकी लीगल करेंसी है। अब आती है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण सरकार द्वारा अपनी पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना है विमुद्रीकरण, ठीक है। विमुद्रीकरण कहलाता है, यह पर्याय कालाधन की रोकथाम के लिए किया जाता है। भारत में सबसे पहले विमुद्रीकरण होता है 1806 में। देन भारत के प्रचलन का नियम बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, जिसे ब्रिटेन ने दिया था, ठीक है। अब इसके बाद मुद्रा स्वयं मुद्रा के निर्माण करती है, यह क्रोमर ने कहा था। फिर बाजार के नियम के जेबी से ने थे। इसकी पुस्तक का नाम था ट्रेड द इकोनॉमिक्स पॉलिटिक। इस नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का स्वयं रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाता है। अब आती है मांग की लोच। मूल्य में परिवर्तन की अनुक्रिया में ऐसी वस्तु की मांग में होने वाली परिवर्तन, जैसे कि 5% की कमी के कारण या 5% की वृद्धि को हम मांग की लोच कहते हैं। मार्शल जोन, ठीक है, रॉबिन्स आदि विद्वान इससे संबंधित हैं। जब मूल्य में कमी में अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में वृद्धि होती है तो ऐसी वस्तुओं को हम लोचदार कहते हैं, ठीक है। ऐसी वस्तुएं जो सामान्यतः है विलासिता की वस्तुएं होती हैं। यदि मांग की लोच एक से कम है तो वस्तुओं की क्या होंगी? बेलोचदार होंगी। अब उपयोगिता। प्रत्येक वस्तु में व्यक्ति की किसी न किसी आवश्यकता की संतुष्टि की क्षमता को हम उपयोगिता कहते हैं। इस संतुष्टि की क्षमता को हम उपयोगिता यानी यूटिल्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको एक एक रसगुल्ला दूं तो आपको मान लेते हैं कि आपको जो संतुष्टि मिलती है वो 5 यूटिल की मिलती है। फिर मैंने आपको दूसरा रसगुल्ला खिलाया तो आपको संतुष्टि मिली 7 यूटिल्स की। फिर मैंने तीसरा रसगुल्ला खिलाया तो अब आपको संतुष्टि मिली 11 यूटिल्स की, ठीक है, 11 यू की। जैसे ही मैंने आपको चौथा रसगुल्ला खिलाया तो आपको जो संतुष्टि मिल रही है वो कम होएगी, 9 पे आएगी, 7 पे आएगी, ऐसे करते करते नेगेटिव। तो जो ये उपयोगिता है इसका जो ग्राफ है इस प्रकार बनता है, पहले एक बार बढ़ेगी फिर घटने लग जाएगी, ठीक है। किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता व्यक्ति की आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। इसलिए जैसे जैसे व्यक्ति किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करता है, आवश्यकता की तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाती है, ठीक है, जब मैंने आपको ग्राफ के साथ बताया। अब उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। अब प्रोडक्शन क्या होता है? यानी उत्पादन। जिस क्रिया के द्वारा किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन किया जाता है उसे उत्पादन कहते हैं। यह रूप परिवर्तन, स्थान परिवर्तन या समय परिवर्तन के द्वारा हो सकता है। धान यानी चावल खेत में पैदा करना, चावल को गांव के किसानों से क्रिया करके शहर की मंडी से में ले जाना, अथवा चावल को 2 वर्ष तक रखकर उसे पुराने चावल जो अच्छा माना जाता है के रूप में बेचना। सभी क्रियाएं अलग अलग ढंग से उपयोगिता का सृजन करती है, इसलिए इसे यह उत्पादन कहलाता है। फिर उपभोग यानी कंजम्पशन। किसी वस्तु को निहित उपयोगिता को समाप्त करना या उसमें कमी लाना उपभोग कहलाता है। उपभोग के लिए उत्पादन की आवश्यकता होती है। देखो, मैं इस टॉपिक को फटाफट इसलिए खत्म कर रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक से बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्वेश्चन आए। देखो, इस बुक में भी एक भी क्वेश्चन नहीं दे रखा। इससे ऊपर जो क्वेश्चन थे वो पूछे गए हैं, जो मैंने डीप में समझाया, जैसे विमुद्रीकरण, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे, बट ये वाले क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते, ये डीप इकोनॉमिक्स का पार्ट है। फिर कंज्यूमर फंक्शन यानी सॉरी हाँ उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन। किसी उत्पादन क्रिया में जो उत्पादन प्राप्त होता है वह उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त लागतों या साधनों के प्रयोग का परिणाम होता है। उत्पादन और साधनों की मात्रा के बीच जो तकनीकी फलनात्मक यानी फंक्शन संबंध होता है उसे उत्पादन फलन कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो टॉपिक है उसका नाम है ब्याज यानी इंटरेस्ट।
ब्याज वह मौद्रिक भुगतान है जो पूंजीपति को पूंजी की उपभोग के लिए बदले प्राप्त होता है। देखो, मैं पूंजीपति हूँ, मैंने 5 लाख रुपए तुम्हें उधार दिए, तुम मुझे उस पर ब्याज दोगे तो क्या है? ये उसका भुगतान ब्याज कहलाता है। मजदूरी। मजदूरी एक प्रकार का पुरस्कार है जो मनुष्य के परिश्रम के बदले दिया जाता है। चाहे वह प्रति घंटा, प्रतिदिन या समयानुसार दिया जाए, चाहे उसका भुगतान मुद्रा या वस्तु या दोनों में किया जाए, दैनिक मजदूरी एक प्रकार का अनियमित रोजगार है। मजदूरी दो प्रकार की होती है, एक आपको मैं कैश दे दूं, एक वास्तविक मजदूरी। ठीक है। अब आगे, प्रॉफिट। किसी भी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलायमान रखने के लिए उसकी व्यावसायिक गतिविधियों को लाभ का उपार्जन होना अधिक है। ठीक है। इसके बाद बाजार। बाजार का आशय किसी उद्योग विशेष में व्याप्त प्रतियोगिता की प्रकृति की स्थिति अथवा रूप से होता है। इसके अंतर्गत वर्तमान में किसी वस्तु के क्रय विक्रय में लगी फर्मों और व्यक्तियों का सम्मिलित किया जाता है। बाजारों का वर्गीकरण। पूर्ण प्रतियोगिता यानी फुल कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उस रूप को कहते हैं जहां किसी वस्तु की क्रेता तथा विक्रेता बड़ी संख्या में हो। ठीक है। अगर मैं पूर्ण फुल कंपटीशन वाले बाजार समझाऊं तो आप जब हम सब्जी लेने जाते हैं सब्जी मंडी में, तो सब्जी मंडी में बेचने वाले भी बहुत सारे होते हैं और खरीदने वाले भी बहुत सारे होते हैं। अब आता है एकाधिकार, यानी इसे मोनोपोली कहते हैं। एकाधिकार बाजार का एक ऐसा रूप है जिसमें वस्तु का केवल एक उत्पादक को यानी एक सेलर होता है, बाकी खरीदने वाले बहुत। जैसे आईफोन। आईफोन को बेचने वाली एक ही कंपनी है, बाकी खरीदने वाले हम सब हैं। तो आईफोन क्या है? एक मोनोपोली प्रोडक्ट बन गया। ठीक है। फिर अल्पाधिकार। यह अपूर्ण प्रतियोगिता का वह रूप है जिसमें बाजार में परस्पर निर्भर थोड़े विक्रेता होते हैं। प्रत्येक कुल पूर्ति के बड़े भाग का नियंत्रण रखता है और वह बाजार में प्रस्तुत वस्तु के मूल्य को प्रभावित करता है। अब देखो, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया है, बैंकिंग। देखो, जो बैंकिंग नाम का जो ये टॉपिक अब जो स्टार्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इस क्लास के पार्ट नंबर 3 में आएगा। ठीक है। जिसके अंदर मैं आपको बैंकिंग के बारे में बताऊंगा। प्राइवेट बैंक क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक क्या होती हैं। ठीक है। CRR करंट रिजर्व रेशियो क्या होता है, या आपको बैंक रेट क्या होती है, वर्तमान बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। ये सब के सब मैं आपको पार्ट नंबर 3 के अंदर कराऊंगा। होप सो आप सब हेल्दी होंगे, खुश होंगे। थैंक यू सो मच।